गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है एनर्जी इन एसएचएम। अब तक के लेक्चर में अपन ने देखा था कि एसएचएम क्या होता है, और एक चीज़ और देखी थी कि एनर्जी ऑसिलेट करती है इन एसएचएम। पार्टिकल की जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, उसको अपन दो टाइप से लिखते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी और पार्टिकल होगी वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन का मतलब है ऑसिलेशन का मतलब है कि वो पार्टिकल मीन से स्टार्ट करे, फॉर एग्जांपल मीन से स्टार्ट करे, जरूरी नहीं मीन से स्टार्ट करे, और इस एक्सट्रीम से जाके वापस मीन पे आए, फिर इस एक्सट्रीम पे जाए, फिर वापस मीन पे जाए, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। ठीक है। एक ऑसिलेशन के अंदर हर पोजीशन पे पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग है। कौन सी एनर्जी अलग अलग है? काइनेटिक और पोटेंशियल। टोटल एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है। तो एनर्जी ऑसिलेट कौन कर रही है? एनर्जी ऑसिलेट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऑसिलेशन कर रही है, मतलब दोनों पीरियडिकली चेंज हो रही है। ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी क्या है? वो कांस्टेंट है। सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कांस्टेंट है, क्योंकि एसएचएम क्या है? एसएचएम वो है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे। ये अपन ने कल परसों देखा था। ठीक है। आज के लेक्चर में अपन आगे बढ़ते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है। एक चीज़ अपन ने ये नोट करी थी कि अगर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि एम्पलीट्यूड कितना है। ये चीज़ सबको क्लियर थी। लेकिन ऑसिलेशन की जो एनर्जी होगी वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सॉरी, ये जो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन वो उसके एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखती है। एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और स्क्वायर के होगी। ठीक है। आप एक बार इसको ध्यान में रखें। इसका मतलब क्या है? एक एसएचएम कोफिशिएंट आता था के, तो के साथ क्या आएगा? के यहाँ पे आएगा एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट। तो मैं एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऐसा लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। आप ये चीज ध्यान रखें। के क्या है? के है यहाँ पे एसएचएम कोफिशिएंट, जिसको अपन ने क्या बोला था? के को बोला था एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। के को क्या बोला था? मास ऑफ पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है इंटू एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। हाफ के ए स्क्वायर वो एनर्जी है जो कि ऑसिलेट करती है। इसको दूसरा नाम मैं बोलूंगा एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। ये वो एनर्जी जो कि ऑसिलेट करती है। ये किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल पे हमेशा टोटल एनर्जी के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज जस्ट अगली वाली स्लाइड में अपन क्लियर करेंगे। इतना देखें कि हाफ के ए स्क्वायर क्या है? सर ये वो एनर्जी है जो कि ऑसिलेट करती है, यानी ऑसिलेशन करती है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका मतलब टोटल एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है? मैं दो टर्म लिख रहा हूं, एक तो टोटल एनर्जी और एक एनर्जी लिख रहा हूं एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। क्या हमेशा दोनों इक्वल ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक केस में दोनों इक्वल हो सकती हैं। वो केस अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप ध्यान में रखें कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, इन दोनों को अपन देखेंगे अभी। देखो, अगर मीन पोजीशन पे अपन एनर्जी देखें और एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी देखें, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अपन ये देख चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? जीरो। वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। इसका मतलब यहाँ जो भी एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। यस सर, करेगी। और मीन पे देखो, मीन पे क्या होता था? मीन पे होता था कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती थी? मैक्सिमम वेलोसिटी से गुजरता है जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजरता है। तो वेलोसिटी क्या रहती है इसकी? मैक्स। जब वेलोसिटी मैक्स रहती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी सर मैक्स। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्स रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? वो रहेगी मिनिमम। वो क्या रहेगी? वो मिनिमम रहेगी। इसका मतलब क्या है कि मेन पोजीशन पे सर मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम रहनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और अपन जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, जब
ये वाली चीज मैक्सिमम को अचीव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर? पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम होगा। हाँ बिल्कुल मिनिमम होगा। ठीक, अब देखो एक चीज, मिनिमम कितना हो सकता है? तो एक चीज है, पहला केस ले रहे हैं अपन, ये केस है और मैक्सिमम 99.99% केस में ये जीरो ही गिवन होती है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, इसको क्या लेके चलते हैं? जीरो। अगर ऐसा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन जीरो गिवन है, इसको यू नॉट से आप देखोगे ज़्यादा तो यू नॉट के सिंबल से लिखते हैं, तो यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब है कि ये दोनों एनर्जी इक्वल है, टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। बात अभी समझ आएगी, देखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे है कि मैं टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल को ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कौन? जो कि ऑसिलेशन कर रहा है, सिर्फ उसकी एनर्जी को, टोटल एनर्जी को ऐसा लिख सकता हूँ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के ए स्क्वायर। ये तो वो एनर्जी है जो ऑसिलेशन करती है, यानी ये तो ऑसिलेटिंग एनर्जी है। ये क्या है? ऑसिलेटिंग एनर्जी है सर। मतलब ये वो एनर्जी है जो कि काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक ऐसे कन्वर्ट होती रहती है, यानी ये भी ऑसिलेट कर रही है पीरियोडिकली। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ट्वाइस ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या है? जहाँ पे ओमेगा है, जहाँ पे एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उससे डबल फ्रीक्वेंसी से ये एनर्जी ऑसिलेशन करती है। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका मतलब एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जहां पे ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये 99.99% क्वेश्चंस में या केस में अपने को जीरो लेनी होती है और जीरो गिवन होती है, और कुछ ना बोले तो जीरो लेनी होती है। तो कई बार अगर इस पर कोई कमेंट ना करे तो इसको जीरो ले लो। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को आप क्या बोल दोगे? हाफ के ए स्क्वायर, यानी ये वो एनर्जी जो कि ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन पार्टिकल के पास इससे एक्स्ट्रा एनर्जी भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम दे दो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। नॉट इक्वल टू जीरो भी दे सकता है क्वेश्चन में, लेकिन 99 मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर इसको जीरो लेते हैं, इसलिए अपन इसको देखते नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर है? आगे बढ़ूँ? यस सर। दो चीज़ें देखिए बेटा, देखो एक बार वापस से देखते हैं। टोटल एनर्जी और एक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, देखने में लगभग सेम ही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल एनर्जी और एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन अलग हो सकती है एक केस में, जब मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है। तो अपन यहाँ मीन पोजीशन सपोज कर लेते हैं, ये हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? तो मैं एक बार के लिए जीरो लेके चलता हूँ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको मैं जीरो ही लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे मैक्सिमम, और वो कितनी होगी? वो होगी जो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है ना, उसके इक्वली। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? हाफ के ए स्क्वायर, ही हो गया टोटल, और लिखते कैसे हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या बन जाता है यहाँ पे? मैक्सिमम। तो वेलोसिटी कौन सी डालोगे? मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वली हैं। ठीक, यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, और वो किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर के। ऐसे ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी बनेगी यहाँ पे जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी यहाँ पे? जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन तो वो होती है जहाँ तक पार्टिकल मैक्सिमम जाता है अपने मोशन में, मैक्सिमम यहाँ तक पार्टिकल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी पहले, उसके बाद ही तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो वेलोसिटी जीरो इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी जीरो। ऐसा कैसा यहाँ होगा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी सर मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाफ के ए स्क्वायर। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की रफ्तार क्या होती है? जीरो। क्योंकि पार्टिकल ऐसे आएगा,
फिर वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो एक मोमेंट के लिए उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, 0 बनेगी सर। आगे बढ़ूँ, ये अपन ने एनर्जी देख ली। अब इसको मैं ग्राफिकली ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ में अगर अपन एक ही ग्राफ के अंदर तीनों एनर्जी को ड्रॉ करें तो ऐसा कर सकते हैं कि देखो इस लाइन पे तो एनर्जी है और इस पे पोजीशन है, तो इस वाली ओरिजिन को मान लो मेन पोजीशन, और यहाँ मान लो नेगेटिव एक्सट्रीम, और यहाँ मान लो पॉजिटिव एक्सट्रीम, सॉरी इसको बोल दो पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसको बोल दो नेगेटिव एक्सट्रीम। मेन पोजीशन से उधर वाला एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहे हैं अपन ने पॉजिटिव एक्सट्रीम, और मेन पोजीशन के इधर वाला एक्सट्रीमा को अपन क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक, अब बात करते हैं अपन, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो कर्व कैसा होगा, और कर्व की शेप अपन ऐसे देख सकते हैं। पहले अपन पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखते हैं। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब कैसा वाला कर्व है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है कुछ ऐसा वाला, कैसा वाला, ऐसा वाला। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इससे जस्ट अपोजिट, अपवर्ड पैराबोला है ये, और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला है ना इक्वेशन, तो ये अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला। और टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो टोटल एनर्जी की लाइन बनेगी ये वाली। तो ये लाइन तो है टोटल एनर्जी। ये वाला कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला कर्व किसको कर रहा है, ये कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये कौन सी पोजीशन है, नेगेटिव एक्सट्रीम। क्या होता अगर सर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ना होती, क्या होता अगर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ना होती, कुछ होती, तो कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाते, सारे कर्व वाई एक्सिस पे ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा ही होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ भी है, अगर उसमें अपन कुछ ऐड कर दें y में, तो कर्व y पे थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, मतलब ये पॉइंट अब इस ओरिजिन पे ना काटते हुए यहाँ पे काटता, मतलब एक बार मैं डॉटेड अगर बनाऊं तो एक कर्व कुछ ऐसा हो जाता अगर मेन पोजीशन पे एनर्जी 0 ना होती, तो बाकी सब कुछ वैसा ही रहता और ये टोटल एनर्जी यहाँ पहुंच जाती। ठीक, इतना समझ आता है सर, तो यहाँ से अपने एनर्जी के क्वेश्चंस सोल्व हो सकते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चंस में एनालॉजी क्या रहनी चाहिए, एनालॉजी ये रहनी चाहिए, जैसे कई क्वेश्चंस में अपन ऐसा करेंगे, वो बोलेगा कि ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से पार्टिकल की पोजीशन है x, मीन पोजीशन से पार्टिकल की पोजीशन क्या है x। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x, टाइम की टर्म्स में नहीं, पोजीशन की टर्म्स में। तो पोजीशन की टर्म्स में लिखो काइनेटिक एनर्जी को भी। तो तुम काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखना, टोटल एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिखना है इसको अगर कभी भी सॉल्व करना पड़े इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन यानी x। अगर तुम्हें लिखना पड़े इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो टाइम पे जैसे मान लो यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन जो x है वो t टाइम पे है, तो x को तुम कैसे रिलेट कर सकते हो, x को कर सकते हो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ से तुम x को किस में डाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को किस में डाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ से हाफ के, और x की वैल्यू वहाँ से क्या डालोगे, a साइन ओमेगा t प्लस फाई का स्क्वायर। तो फिर तुम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी सिंपली वैसे ही लिखोगे तुम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, वही अपन यहाँ करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर माइनस ये वाली इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक, तो ऐसे अपन इन टर्म्स ऑफ एक्स और इन टर्म्स ऑफ टाइम अपन कुछ क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। अपन एक चीज देख चुके हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ जो एनर्जी होगी वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम टाइम। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रह सकती है पार्टिकल के पास, लेकिन वो एनर्जी ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, समझ रहे हो। इसीलिए उसको क्या बोला, उसको एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन से अलग बोला मैंने, क्योंकि जो यू नॉट था ना यहाँ पे, यू नॉट वो ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था अपना एनर्जी का पोर्शन। अब अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम।
कई कई क्वेश्चन में अपने को कुछ ऐसा दिखा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कैसे सर? कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे एक पार्टिकल पे दो एसएचएम सुपर इम्पोज होती है। एक पार्टिकल है, कोई भी मीडियम का कोई पार्टिकल हो सकता है, वेव्स में अपन ऐसा कर सकते हैं, इंटरफेरेंस में ऐसा कर सकते हैं। दो वेव्स एक पार्टिकल को मिलती हैं एक साथ, तो पहली वाली वेव इस पे ऐसा वाला डिस्प्लेसमेंट देना चाहती है A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वाली इसको ऐसा वाला एसएचएम देना चाहती है। ठीक है, इस पार्टिकल को दो एसएचएम मिली एक साथ। एक एसएचएम कह रही कि तेरा वाई ऐसा होना चाहिए। इसका वाई का मतलब, जैसे मान लो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को मैं यूनिडायरेक्शनल मान रहा हूं, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेशन मान रहा हूं। सेम डायरेक्शन के बाद ही मैं ऐसा कर पाऊंगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूविंग है दोनों एसएचएम। तो ये जो पार्टिकल है ये किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा y1 को और y2 को, दोनों के वेक्टर एडिशन को। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? तो इसका जो y नेट बनेगा वो क्या बनेगा? इसका नेट बनेगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन। दोनों का क्या बनेगा? ये इंडिविजुअल जो y है ना, इनका वेक्टर एडिशन कर दो आप। अब कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्टिकल किसको फॉलो करेगा? इन दोनों के रिजल्टेंट एसएचएम को फॉलो करेगा। और रिजल्टेंट एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट कैसे देंगे? वाई नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो होगा पहली की वजह से डिस्प्लेसमेंट और दूसरी की वजह से डिस्प्लेसमेंट का नेट। ठीक, अब ये दोनों एसएचएम जो हैं इसको अपन ऐड कैसे कर सकते हैं? देखो, एक ही जगह मैं ऐसा डाल सकता हूं A साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या डाल सकता हूं? A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब सोल्व तो ट्रिग्नोमेट्री से ही करना है, पर इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि ए नेट, जैसे मान लो उसकी फॉर्म ऐसी होगी, ए नेट है ये, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस कुछ भी मान लो 5। ठीक, तो यहां से ऐसा रिजल्ट अपने वेक्टर में भी आता है। ये वाई नेट है, नेट डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का जिसपे दो एसएचएम सुपर इंपोज होती है। ऐसा रिजल्ट अपने को वेक्टर में मिलता है। ये जो ए नेट है ना, इस ए नेट का फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। देखना ये फॉर्मूला तुमने कहीं देखा हुआ होगा, 2A1 A2 कॉस ऑफ 5, सॉरी कॉस ऑफ 5, ये वाला 5। तो तुम यहाँ पे 5 को कुछ और बोल सकते हो, नहीं तो 5 डैश बोल देते हैं इसको। तो ये कॉस ऑफ 5। सोच के देखो, ऐसा रिजल्टेंट अपने पास कब मिला था? वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स का जब ऐड कर रहे थे तो एडिशन में ऐसा रिजल्टेंट मिला था। अरे हाँ सर, ये फॉर्मूला तो वेक्टर एडिशन में आता है। ठीक, और तुम्हें याद हो तो एक और फॉर्मूला आया था कि tan 5 डैश क्या होगा? तो होता है A2 साइन 5 अपॉन A1 प्लस A2 कॉस 5। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे देखे हुए होंगे। ये tan 5 कौन सा है? ये 5 डैश कौन सा है? ये वाला, ये जो y नेट है ना उसका A1 के साथ एंगल। हाँ सर, ऐसे फॉर्मूले तो वेक्टर में आते हैं। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन जो है वो अपन वेक्टर्स के फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब इनको एज ए वेक्टर अपन ट्रीट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर। तो देखो अगली स्लाइड पे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जिससे अपने समझ आ जाएगा कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये पार्टिकल है, इसको दो एसएचएम मिल गए, y1 और y2, दोनों की मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। y1 मिल गया आपको 3 साइन ओमेगा टी, y2 मिल गया आपको 4 कॉस ओमेगा टी। ठीक, इन दोनों से जो पार्टिकल को नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यानी नेट एसएचएम की इक्वेशन बनेगी, वो क्या होगी? इस पार्टिकल को दोनों एसएचएम मिले एक साथ, सुपर इंपोज हुए, मतलब इसी के ऊपर सुपर इंपोज हुए। हाँ सर, एक ही पार्टिकल को दो एसएचएम मिलेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? दोनों का वेक्टर एडिशन कर लें। हाँ सर, तो सुपर पोजिशन इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले ग्राफिकली। तो इसको ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करूँ? ऐसा मान लो कि y1 डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये y1 हो गया, तो y2 कौन सा होगा? y2 को मैं दोनों को साइन में लेके आओ, पहले ये कॉस में है ना, इसको साइन में लेके आओ, कुछ नजर आएगा दोनों में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब साइन यानी y1 जो है उससे 90 डिग्री का फेज है, इसका मतलब कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं y2 को। इसका जो रिजल्टेंट है ना वही क्या है? वही y नेट है।
तो ये एंगल क्या हो जाएगा फाई डैश, ये एंगल क्या हो जाएगा फाई डैश। बताओ मैं यहाँ से फाई डैश को क्या लिख सकता हूँ, तो फाई डैश को निकालने के लिए मैं टेन फाई डैश को ऐसे लिख सकता हूँ कि टेन फाई डैश क्या होगा, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा y2 अपॉन y1, परपेंडिकुलर क्या होगा y2 अपॉन y1। और यहाँ से देखो इसका रिजल्टेंट क्या लिखूँ मैं, तो इसके रिजल्टेंट को जो एम्पलीट्यूड होगा उसका ए नेट बोल देते हैं एक बार के लिए। तो रिजल्टेंट को क्या बोलूँगा ए नेट। ए नेट क्या होगा, देखो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है π/2। तो मैं क्या लिखूँ, a1 बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस a2 बोले तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 क्या हो गया 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, यहाँ से क्या आ गया 5। यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया पार्टिकल का 5, यानी 3 और 4 दो एम्पलीट्यूड की एसएचएम एक पार्टिकल को मिल रही थी, लेकिन पार्टिकल का जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 5, ना कि 3 ना कि 4 और ना कि 3 + 4 और ना कि 3 - 4, वो क्या आएगा वो 5। और ये किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के फेज डिफरेंस पे। इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस है ना π/2, ये फेज डिफरेंस है दोनों एसएचएम के बीच में, ये फेज डिफरेंस बोलते हैं इसको। इसके फेज और इसके फेज में क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो ये 5 किसका फंक्शन है, ये 5 फंक्शन है फेज डिफरेंस का, ठीक है। और इसकी अगर पूरी इक्वेशन लिखने को बोल दे अपने को, तो ये tan phi डैश कैसे निकालेंगे, ये tan phi को तुम ऐसा लिख सकते हो ना एम्पलीट्यूड की टर्म्स में, tan phi डैश कि ये वाला अपॉन ये वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा y2 4/3। तो यहां से बताओ tan phi डैश कितना आ गया 4/3, यानी phi डैश कितना आ गया, phi डैश आ गया 4/3 यानी 53 डिग्री, नहीं 53 डिग्री। तो यहां से मैं y नेट को क्या लिख सकता हूं, मैं y नेट को ऐसा लिख सकता हूं कि जो पहली वाली इक्वेशन है इससे इतने डिग्री फेज पे नेट एम्पलीट्यूड होगा, नेट एसएचएम इक्वेशन होगी। तो y नेट क्या बनेगा, y नेट ऐसा बनेगा नेट एम्पलीट्यूड जो कि 5 है इंटू साइन ओमेगा टी, ये फेज वाली टर्म क्या बनेगी ओमेगा टी, यानी इसका फेज, इसके फेज में कितना प्लस phi डैश। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं phi डैश, अब phi डैश की मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ 53 डिग्री। तो पार्टिकल किस एसएचएम को फॉलो करेगा, पार्टिकल दोनों की इस रिजल्टेंट एसएचएम को फॉलो करेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। ये 53 डिग्री है सुंदर सा, ठीक। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक पार्टिकल पे दो एसएचएम आके कोइंसाइड हुए, इंटरफेयर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एक ही बात है। तो पार्टिकल का नेट एसएचएम क्या होगा भाई, पार्टिकल ना तो इसको देखो, पार्टिकल को एसएचएम क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोशन कर, और दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि मेरे हिसाब से एसएचएम कर। तो पार्टिकल किसको फॉलो करेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को फॉलो करेगा, पार्टिकल इन दोनों के रिजल्टेंट को फॉलो करेगा। तो रिजल्टेंट को कैसे फॉलो करेगा, वो ऐसे करेगा। क्या ये हकीकत में वेक्टर होते हैं, ये नहीं वेक्टर नहीं होते, लेकिन इनके जो फॉर्मूले हैं वो वेक्टर जैसे हैं, तो इनको अपन ऐसे डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, ठीक। हाँ, तो ये था अपना सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का चैप्टर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन सोल्व करें, सीट करें। थैंक यू वेरी मच।